गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विधिक प्राधिकरण सीहोर हमारा जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिछले साल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं, तो पूरे वर्ष भर ही गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट समझना, तो उसको समझने के लिए आपको संविधान सभा और कैबिनेट मिशन और हमारा जो भारतीय इतिहास है वहाँ तक एक क्विक रिव्यू के लिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा। कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके 389 मेंबर थे। अब उसी समय पार्टीशन का भी गतिविधियाँ चल रही थी, मुस्लिम लीग अलग होना चाहती थी। तो जो ये फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में इसने काम किया, क्योंकि हमारे जो पहले चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए, 1952। अब जून 29 की जो स्थिति है, ये 9 दिसंबर 1946 में 389 मेंबर थे और जून में 1947 में 299 मेंबर्स रहे। बाकी के मेंबर जो पाकिस्तान का विभाजन चूँकि प्रस्तावित एक उनके मुस्लिम लीग के मन में था, इसलिए वो मेंबर्स अलग हो गए। और ये जो मेंबर्स थे 1950 तक चलते रहे और यही पहली पार्लियामेंट का रूप था। और वो उन्होंने अपने कीमती समय दिया, विभिन्न संविधान, देश के संविधानों का अध्ययन किया और एक मजबूत और सभी को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और जो मूल भावनाएं हैं पूरी दुनिया में जो एक्सेप्ट की हुई है, वैसा संविधान बना के उन्होंने आम नागरिकों को सुपुर्द किया। वो दिन था 26 नवंबर 1949। अब उसी 26 नवंबर को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। अब संविधान को हम समझेंगे कि उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, उसके बाद हम मूल अधिकारों पे आएंगे, उसके बाद मूल ड्यूटीज़ पे आएंगे। तो अब संविधान जो बेसिक जो संविधान हमारा तैयार हुआ, उसका बेस 1935 का जो एक्ट था, उस एक्ट में बेस्ड था ये। और चूंकि यहाँ पे ब्रिटिश 1707 जो प्लासी की लड़ाई से हम देखते हैं, ब्रिटिश यहाँ पर रहे और उन्होंने अपना रूल शासन करने के लिए संवैधानिक सुधार करते रहे टाइम टू टाइम। तो 1757 से देखें तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आए, फिर 1919 में, 1909 में मॉडल मिंटो आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया और भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। और उसके बाद जो ये संविधान सभा बनी तो उन्होंने 395 आर्टिकल्स पे काम किया। 22 इसके पार्ट थे और शुरुआत में 8 शेड्यूल थे। उसके बाद जो चेंजेस आए, यहाँ पे आर्टिकल 368 का जिक्र होता है। आर्टिकल 368 बताता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कोई भी कानून बना है वो आने वाले 100 साल 50 साल के बाद उसमें सुधार की गुंजाइश होगी, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया था। इट इज आर्टिकल 368। इसके तहत अनुसूचियाँ आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले 22 पार्ट थे, अब 25 पार्ट हो गए हैं और 448 आर्टिकल हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए। अब हमने देखा है ये चीज़ें वहाँ पे आप रिफ्लेक्ट होगी, आप उसको समझेंगे। अब ये दो 3 आर्टिकल यहाँ पे राष्ट्रीय आपात वाले, नेशनल इमरजेंसी वाले, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला आर्टिकल है, ये बाह्य आक्रमण वाला आर्टिकल है और ये वित्तीय आपात वाला आर्टिकल है। यहाँ पे वो इमरजेंसी लागू की जाती है। इमरजेंसी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कॉन्सेप्ट आया, तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहीं पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक रही। अब ये वर्ष इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ष वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 1976, जब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी तैयार हुई। अब वहाँ पे जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में हम जो 7 मूल अधिकार है वो पढ़ते हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म का, संस्कृति का और संवैधानिक उपचार का। ये 6 मूल अधिकार हम पढ़ते हैं। अब मूल अधिकार तो संविधान बनाने वालों ने दे दिया, लेकिन बाद में ये सोचने में आया कि मूल जो बेसिक ड्यूटीज है उनका जिक्र नहीं है। ये चीज़ समझ में आई, वो स्पेशली उस दौर में ये समझ में आई 1975 टू 77 कि व्यक्तियों को फंडामेंटल ड्यूटीज उनको पता नहीं है, उनको
ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए, अधिकार के साथ उनको ड्यूटीज़ देना चाहिए। तो जो ये 11 ड्यूटीज़ है, अब ये ड्यूटीज़ 11 ड्यूटीज़ है, तो ड्यूटीज़ को समझना है कि 11 है और सब क्रम में दी है और सिस्टमेटिक दी हुई है। और कभी ना कभी कोई आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आज नहीं तो कल जब भी आप बैठते हैं तो ये क्रम से पूछा जाता है कि चौथे नंबर में या हारमोनी एंड ब्रदरहुड कहाँ पे दी हुई है या एनवायरमेंट वाली कहाँ पे दी हुई है। तो थोड़ा सा आपको जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने गोले लगाए हैं, जैसे 11वां है, 9 है, 7 है, 1 है, तो जो मेन ड्यूटीज़ वगैरह है जिनमें बाद में एक्ट भी बने हुए हैं। तो एक बार मैं ऊपर से ड्यूटीज़ बताना चाहूँगा। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को। शुरुआत में देखा गया कि आज़ादी की लड़ाई में जिन व्यक्तियों का, जिन संस्थाओं का योगदान रहा, तो आने वाली पीढ़ी इस चीज़ों को भूल रही थी धीरे धीरे, और जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। इसलिए ये उन्होंने पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल किया। उसके बाद देखा कि उसके बाद भी कोई वॉयलेट करता है, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो फिर इसको कानून बनाया गया और उसका अलग से पनिशमेंट का प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ये क्यों लेके आया फंडामेंटल ड्यूटीज़? मौलिक अधिकार के दुरुपयोग हो रहे थे, जो 6 अधिकार अभी हमने डिस्कस किए। दूसरा है नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड, नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जो आइडियाज निकल के आए, जैसे हम भगत सिंह का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, या बाल गंगाधर तिलक का लेते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो जो फ्रीडम फाइटर्स के जो उनके दिमाग में था, उन्होंने जो नोबल थॉट्स आइडियाज़ वो लेके आए, वो उनको हम उनसे प्रेरित रहे, इंस्पायर्ड रहे। तीसरा, यहाँ पे 3 बेसिक वर्ड है। फर्स्ट नंबर आप समझ रहे हैं कि जो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग है, तो ये नंबर 1 पे ही आते हैं हमेशा। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा निमोनिक्स जो कहते हैं कि आपको मेमोरी बिठाने के लिए ध्यान रखना है कि पहला हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऑब्वियसली वो नेशनल फ्लैग और नेशनल इससे जुड़ा होगा, हमारा एंथम से जुड़ा होगा। दूसरा नोबल आइडियाज है जो इंस्पायर्ड थे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से। तीसरा, ये 3 वर्ड्स है आपको ध्यान रखना है, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनको अपहोल्ड करना है, ये बेसिक आइडियाज है। अब यहाँ पे चौथा है डिफेंड करना है, रेंडर सर्विस टू नेशन कॉल्ड अपॉन। जैसे इजराइल का हम उदाहरण लेते हैं कि वहाँ पे सभी के लिए आर्मी में सर्विस करना अनिवार्य है, लेकिन भारत में आपको जब कॉल किया जाता है जब तो आपको जाना ही चाहिए, जैसी वो अपेक्षा करते हैं। ये चौथा है। फोर्थ है, तो ये फोर्थ जैसे डेमोक्रेसी का हम फोर्थ पिलर बोलते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि फोर्थ मतलब आपको जब कॉल लगा नेशन तो आपको जाना है। पांचवा है हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। मीन्स आप जैसे ये सिंबल बनाएंगे हार्मोनी, हम एक है जब हम कहते हैं, तो ये 5 आपकी मुट्ठी मिल रही है, 5 उंगलियां, तो हार्मोनी एंड ब्रदरहुड आपको एक दिमाग में रखना है। यदि 5वां आपको पूछे कि हार्मोनी एंड ब्रदरहुड कौन सा क्रम का है, तो आप बता सकते हैं 5वां है। छठा जो है, छठा संस्कृति, और ये 6 आपको दिमाग में 6 और संस्कृति जोड़ के रखना है। तो ये आपको छठा दिमाग में आ जाएगा कि कंपोजिट कल्चर, जो समरसता, सांस्कृतिक समरसता की भावना है, वो आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल होगी। ये छठे नंबर का ये होगा। 5वां नंबर हार्मोनी लेंगे तो आप ये हो जाएगा। 7वां जो है, 7वां, तो जब हम जिक्र करते हैं 7 समंदर का, 7 पहाड़ियों का, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में वही रखना है कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बाद में इस पर कानून भी बना हुआ है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और अभी इसी के लिए जो ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह भी बना हुआ है। 8वां आपको ध्यान रखना है कि पहले 9 ग्रह बच्चों को पढ़ाए जाते थे, अब 8 ग्रह हो गए, तो 8 ग्रह आप दिमाग में रखेंगे तो आपको आएगा साइंटिफिक टेम्पर, वो साइंस पे ले जाएगा। यहाँ पे मैंने अर्थ का डायग्राम भी बनाया है। 8वें से आपको दिमाग में रहेगा कि साइंटिफिक टेम्पर, एक साइंटिफिक टेम्पर आपको बनाए रखना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। 9th बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, 9वां पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ गार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे में, बसों में, या गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमेशा याद दिलाया जाता है, लिखा जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको सुरक्षा देना है। 10वां है एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, ये 10 है, जैसे हम टॉप 10 बोलते हैं, तो ऑब्वियसली 10वां मतलब एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। और लास्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड, 6 से 14 साल वाले बच्चों को एजुकेशन आपको अवेलेबल कराना। ये आपके 11वां फंडामेंटल हो गए। लेकिन शुरुआत में जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ,
तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के जो उनका सुझाव थे उसके आधार पे ये 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी, लेकिन जो 11वीं ड्यूटी थी वो 2002 में 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इसके बाद में ये 2009 में आरटीई का इसने रोक ले लिया। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप न्यूमोनिक्स के आधार पे आप इसको दिमाग में बिठा सकते हो। और ये जो फैक्ट्स है ये आपको जिंदगी भर कहीं ना कहीं फैक्ट्स का आपको सामना करना पड़ेगा। संविधान से जुड़े हुए फैक्ट है, संविधान सभा से जुड़े हुए फैक्ट है, और जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश का संविधान के तहत हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो इसी मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।